हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अब तक की जो पुरानी वीडियोस थी उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक अपना कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 6 इज 1857 की क्रांति। ठीक है, तो पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, उसके बाद में इसके एमसीक्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी से ही। ठीक है, क्या थी इसको थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे। दिया गया है कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूक ब्राउन बेस, पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, क्या नाम था, ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल ला दी थी। क्या, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल ला दी थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति होने के कारण क्या क्या थे, फिर उनमें कौन कौन शामिल हुआ था, कैसे कैसे हुई थी, फिर बादशाह के साथ में क्या हुआ था, ये सब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत जो है यहाँ से मानी जाती है कि जो ब्राउन बेस बंदूक थी उसकी जगह पर एनफील्ड राइफल लाई गई थी कि प्रयोग करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि हर चीज़ का अपडेट वर्जन आता है। तो अंग्रेजों को लगा कि अच्छी वाली बंदूक हमने बनाई है तो अपने वाले जो सिपाही हैं हम उनको ये वाली देंगे। ठीक है, अब इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जो कारतूस था उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। जिस चीज़ को वो लोग मुंह से काट के बाहर निकाल रहे थे उसको बोला गया कि ये जो चीज़ इसके ऊपर लगी है ना, इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र है और जो सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए बेकार है। मतलब वो सुअर का नाम तक नहीं लेते, इतना बुरा है उनके लिए। वो उनका उसका नाम लेने का मतलब होता है किसी राक्षस का नाम ले लिया ऐसे। तो इससे क्या हुआ कि दोनों को ही ये लग गया कि हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, तो खैर सीक्वेंस से चलते हैं हम। तो अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। तो सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। जो सैनिक अधिकारी थे उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना काम करो। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म भ्रष्ट करने की एक निश्चित प्रयत्न है। उन्हें लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, फिर कहेंगे ईसाई में आ जाओ। ठीक है, तो यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, बैरकपुर में सैनिकों ने कहा अब हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और एक सैनिक जो मंगल पांडे थे उन अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। जो मंगल पांडे थे उन्होंने ऐसे विद्रोह की शुरुआत कर दी, अपने एजुडेंट पे हमला कर दिया, उनकी हत्या भी कर दी कि ये बंदूक तो मैं नहीं चलाऊंगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 34वीं बंगाल NI रेजिमेंट भंग कर दी गई। अंग्रेजों ने क्या किया, जो 34वीं इन्फेंट्री में मंगल पांडे थे उसको भंग कर दिया। उन्होंने कहा अब ये हमारी रेजिमेंट्री नहीं है। ठीक है, भंग कर दिया और अपराधियों को दंड दिया, और जो जो उसमें थे सबको दंड दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब लोग मिले हुए हैं। ठीक है, तो मंगल पांडे के साथ में उनके साथियों को भी सजा मिली। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं थे। है ना, एकमात्र कारण होने का मतलब है कि सिर्फ चर्बी वाले कारतूस नहीं तोड़ने दे रहे हैं, मतलब हैं इसलिए सिर्फ विद्रोह हो जाए, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर होता भी तो सिर्फ इसमें सिर्फ जो ब्रिटिशर्स के और जो सैनिक थे, सिर्फ सैनिकों का विद्रोह कहलाना चाहिए था ये, ना कि पूरे देश का विद्रोह। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के प्रति पूरी जनता में किसी ना किसी बात को लेकर, किसी को टैक्स को लेकर, किसी की राजधानी छीन ली, किसी के बच्चे मार दिए, किसी के ऊपर जमींदार जो है शोषण कर रहे हैं, तो सब जो थे अपना गुस्सा एक तरह से निकालने के लिए 1857 की क्रांति में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और वो एक रोष गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्र हुए थे आग लगा दी, और जिसने दावानल का रूप धारण कर दिया। दावानल मतलब जो जंगल में लगी हुई आग में फैल जाना। ठीक है, उसका रूप धारण कर लिया 1857 की क्रांति ने। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई में हुआ था 1857 में, मेरठ से।
कहाँ से हुआ था? 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी इसकी, ठीक है। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट में सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से मना कर दिया। कहाँ पे? मेरठ में, ठीक है। और खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चला दी तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े, ठीक। मेजर जनरल विलियम हैवेट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। कितने? 2200 यूरोपीय सैनिक, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 10 मई को निकले, 12 को दिल्ली कब्जे में ले ली। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी थी। क्या थी? कमल और रोटी। बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 की रहनुमाई की, यानी कि लीड किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम उनका मणिकर्णिका था, बनारस से थी, का जन्म 1835 में गोलघर में हुआ था, जो कि वर्तमान के वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से कर दिया गया। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। गंगाधर राव की ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। आप लोगों को व्यवगत का सिद्धांत पता है ना, कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको ब्रिटिश अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ, ठीक है। जो झांसी की रानी थी उन्होंने भी विद्रोह कर दिया और कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठीक, ऐसा नारा दिया था। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई से कौन लड़ रहा था? ह्यूरोज से लड़ते हुए 1858 में वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यानी कि आदमी को तो छेड़ो तो मरोगे ही मरोगे, लेकिन अगर औरतों को छेड़ दिया तो ये मान लो कि बब्बर शेर को जगा दिया, ऐसा है, ठीक। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री वुमेन्स की, ठीक है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट में सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। वापस, मतलब सब वापस ले लेते हैं अंग्रेज बाद में। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब यानी कि नाना धोधो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। नाना साहब को सेनापति, कमांडर इन चीफ तथा तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अजीमुल्ला खान, ठीक है। तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम था इनका? तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येवला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर पकड़वा दिया था जब वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तुम बड़े से बड़े पूरे इतिहास में कुछ भी देख लो, धोखा देने वाला अपना ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उनके दोस्त ने धोखा दे दिया भाई, ठीक। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर, वर्तमान भोजपुर जिले में से संबंधित थे। बिहार में कुंवर सिंह जो है अगुवाई कर रहे थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई।
आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद यानी कि अयोध्या में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चिनापट्टम में रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। अंग्रेजों की एक बात अच्छी थी, वो अपने अपोनेंट्स की तारीफ बड़े अदब व आदाब के साथ करते थे, लेकिन जब उसे ख़त्म कर दें तब। ठीक, इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था उस टाइम पे। सोचो, जैसे आज के टाइम पे 5-6 करोड़ का इनाम रख दे कोई। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब के शेर व शायरी बहुत सुनी होंगी आप लोगों ने। तो उस विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। किसने? ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता था माई बाप है हमारे। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। सिंधिया की इतनी बड़ी ताकत थी और तब भी ये हमारे साथ शामिल नहीं हुए और इन्हें अंग्रेजों का राज अच्छा लगा। कोई नहीं, बर्बाद ये भी हुए। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। तो अकेले नहीं थे सिंधिया। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है। एक्चुअल में बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है। इतना बेकार सा मौसम हो रखा है कि सर्दी जुकाम हो गया उल्टा। तो खैर, हम देख रहे थे हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, सिंधिया, पटियाला, ये सब लोग उसमें शामिल थे, कश्मीर के राजा भी। ठीक है, दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों का सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी तरंग रोधक की तरह काम किया। जनरल कैनिंग ने कहा था कि ये सब लोगों ने ना इतनी मदद की है कि जैसे तूफान के आगे बांध, ऐसा काम किया उन्होंने, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात बोली है कि भाई हम जो है पैर उखड़ते उखड़ते बचे हैं, हमारे संभालने वाले कोई और नहीं थे, ये इंडियंस के अपने ही थे, इन्होंने ही मुझे बचाया है। ठीक है, सो कह सकते हैं दगाबाज रे। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली। उन्हें कहा रहे क्या विद्रोह कर रहे हैं, करने दो। जैसे आज के टाइम पे भी जो सीजी पे प्रोटेस्ट होते रहे हैं और कुछ लोगों को लग रहा था कि क्या पेपर ही तो लीक हुआ है, फिर से करा देंगे, तो छोटी बात लगती है उनको, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। हाँ, आगे देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में
एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। कहाँ कहाँ? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके टाइम पे आया? कैनिंग के टाइम पे पारित हुआ। 1857 की सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया गया। ठीक है। 1857 में विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन? विस्कॉन्ट पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से लेकर 58 ईस्वी से लेकर 1859 से 1865 ईस्वी तक तथा 1857 विद्रोह में असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ मिल रही है विद्रोहियों के नेताओं में क्योंकि न्यूज़ मिल रही है कि वो लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब ये न्यूज़ फैलने में, साउथ तक पहुंचने में और टाइम लग गया। ठीक है, दिल्ली के मेरठ पास में है तो जल्दी जल्दी पता चल गया कि हाँ भाई विद्रोह हो गया है, हम भी कर देंगे। जैसे ही मेरठ से वो लोग निकले कि वो लोग आ रहे हैं, तो फिर विद्रोह दिल्ली में भी चालू हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे फिर विद्रोह चालू हुआ, लेकिन इसमें कोई वो नहीं था कि कोई लीड कर रहा है स्पेशली। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग लीड कर रहे हैं, जिसको जो करना है वो कर रहा है इंसान। उन्हें पता ही नहीं है कि जीतने के बाद क्या करना है, तो उन्हें पकड़ के बादशाह को फिर से बादशाह बना दिया। ठीक, तो ये सब हो रहा था। आगे है, विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। ठीक, उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उसमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। उन्हें नहीं पता था कि अगर हम जीत भी गए तो क्या करेंगे, क्योंकि ये सब जो है अचानक ही हुआ था, तो कोई सुनियोजित नहीं थी चीज़ें। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 27 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिमेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टगोमरी, लॉरेंस मेजर जनरल और हैवलॉक तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हो गई। तो ये सब उनकी मृत्यु हो गई थी इसी दौरान। मेजर जनरल हैवलॉक और ब्रिगेडियर नील का नाम सुना होगा आपने। सर जेम्स आउटरम का भी नाम सुना होगा, दिल्ली में भी एक आउटरम लेन है। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया जाता है। आउटरम का विचार था, इसके बाद तो जो अंग्रेज होते हैं मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि इनकी करी करामत थी। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। ठीक है, और टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है कि नहीं, बहुत बढ़िया इसकी प्लानिंग की गई थी, पूरी प्लानिंग के साथ में ये विद्रोह हुआ था। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। 1857 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई। देख रहे हो, 1857 की पुस्तक लिखी है 1857 नाम से और प्रकाशित 1957 में हुई। ठीक है, सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद, इनका अलग ही चलता है, असबाब ए बगावत हिंद, पर जो ए लगा के बात करते हैं ना इसमें मज़ा आता है। तो असबाब ए बगावत हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का जो इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था कि 1857 में क्या हुआ था ये तुम लिखोगे मजूमदार। ठीक है, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कुछ स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। उन्होंने खुद लिखी अकेले, पहले एक समिति के साथ में मिलकर करने वाले थे काम, पर फिर उनकी अनबन हो गई तो उन्होंने अकेले ये बुक लिख डाली।
मजूमदार ने ही 1857 को विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनके कहने का मतलब है ना तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही पहला है, और ना ही राष्ट्रीय है, और ना ही कोई स्वतंत्रता संग्राम है। उनका कहना ये था, ठीक है। उनका कहना था कि क्योंकि झांसी की रानी अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, लखनऊ की रानी अपनी लखनऊ के लिए लड़ रही थी। उस टाइम पे ये भावना नहीं थी कि पूरा भारत एक है। इस चीज़ को लेके मजूमदार ने कहा है कि ऐसी कोई भावना नहीं थी कि राष्ट्र होगा, हम एक होंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि ना तो ये कोई राष्ट्रीय संग्राम था, ना कोई स्वतंत्रता संग्राम था। सबको बस इतना था कि हमें अंग्रेजों को भगा देना है अपने एरिया से, भले ही वो झांसी में जाके रहने लग जाए, भले ही वो लखनऊ में जाके रहने लग जाए, भले ही वो दिल्ली तक सीमित हो जाए, ठीक है। तो सब लोग, उनका कहना है कि सब लोग यहाँ पे अपने हितों के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब विक्टोरिया राज करेंगी, कंपनी नहीं करेगी, ठीक है। कंपनी नहीं करेगी, विक्टोरिया करेंगी। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। उन्होंने क्या क्या किया उसके बाद में कि जो धार्मिक मामले उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको दी जाएगी, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की जो नीति थी हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर ली कि भाई जिसको जो बच्चा गोद लेना आराम से लेते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके, ठीक है। इतने तो उन्होंने दिए, पर बाकी जो और देने थे वो नहीं दे सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया। अब उन्हें क्या लग रहा था कि अगर हम भारतीयों को रखेंगे तो ये लोग दोबारा भी ऐसा कोई काम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब हम 2 रखेंगे ब्रिटिशर्स को और 1 रखेंगे इंडियन को, या फिर 3 ब्रिटिशर्स रखेंगे और 1 इंडियन रखेंगे। इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा कि हमारे 3 ब्रिटिशर्स, अगर कुछ हो भी रहा होगा ना अंदर ही अंदर, तो हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें बता देंगे कि अंदर षड्यंत्र चल जा रहा है। तो ठीक है, फुल प्लानिंग के साथ में इन्होंने फिर पील आयोग बनाया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया। जो आज के टाइम पे तुम मराठा रेजिमेंट और भी जो रेजिमेंट हैं आप लोग देखते हैं वो इन्हीं की देन है, ठीक है। धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 के पूर्व में 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, ठीक है। 1:2 का अनुपात रखा गया। मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था जो सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे वो अवध से थे। तुम मान लो अगर 2 लाख सिपाही है ना, तो 1 लाख तो केवल अवध से गए हैं, तो सोचो तुम। तो अब उन्होंने क्या किया कि हम इनको नहीं लेंगे, हम लेंगे सिखों को, हम लेंगे गोरखाओं को, और उन लोगों को लेंगे जिनको इनसे मतलब कम है, ठीक। इसके बाद में हमारे आते हैं MCQ, ठीक। तो MCQ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।